नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए करते हैं इस बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश के सीहोर में परमार दंपत्ति के खुदकुशी करने के बाद अब कांग्रेस ने भाजपा को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री व पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन ने सीहोर घटना को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, राहुल गांधी को बच्चों द्वारा गुल्लक देने पर ईडी द्वारा परमार परिवार पर छापेमारी की जाती है। वह ईडी के अधिकारी परिवार को बीजेपी में शामिल होने का दबाव बना रहे थे, जिसको लेकर दंपत्ति ने आत्महत्या कर ली। आज पूरे प्रदेश में डर का माहौल है। साथ ही साथ उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, आज प्रदेश में शिशु मृत्यु दर बढ़ी है। लाडली बहना की बात सरकार करती है, लेकिन प्रदेश में बलात्कार की घटना बढ़ रही है। आज सत्ताधारी दल सरकारी संस्थाओं को ढाल के रूप में उपयोग कर रही है। जो 32 है, मगर हमारे प्रदेश में वो 48 है। यानी कि हर 1000 बच्चों में 48 बच्चे पैदा होते ही नहीं रह जाते। ये बहुत चौंकाने वाली बात है और बहुत दुखद पहलू है। दूसरी बात, 5 साल से कम उम्र की बच्चों की अगर बात करें तो हर 3 में 1 बच्चा अंडरवेट है। और ये ऐसा तब होता है जब वो बच्चे लगातार कुपोषण का शिकार होते हैं और उनके माता को भी पूर्ण आहार नहीं मिलता, वो भी कुपोषण का शिकार होती हैं। और अंडरवेट में हमारा जो परसेंटेज है वो 33% है। पूरे देश में हम उसमें 26वें स्थान पर हैं। 30 राज्यों में हम 26वें स्थान पर हैं। अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें, मानव विकास सूचकांक की बात करें, तो मध्य प्रदेश 27वें नंबर पर है 30 राज्यों में। अगर हम ये बात करें कि शिक्षा को लेकर क्या काम हुआ है, तो 8% से ज़्यादा बालिकाएं स्कूल से बाहर हैं। और ये एसर रिपोर्ट के अनुसार है, जो कि बहुत ही मान्यता प्राप्त उनकी हर वर्ष ये रिपोर्ट निकलती है। अगर हम स्कूली बच्चों के हायर एजुकेशन में दाखिले की बात करें तो वो मध्य प्रदेश में मात्र 21% है। अब अगर हम महिलाओं के साथ पिछले दिनों में हुए अत्याचार की बात करें तो बहुत चौंकाने वाले और बहुत दुखद आंकड़े हमारे सामने आते हैं। मैं स्वयं महिला हूँ। मुझे याद है कि अभी कुछ समय पहले ही महिलाओं के साथ हो रही उत्पीड़न की घटनाओं को लेकर एक व्यापक विचारात्मक एक विरोध धरने का आयोजन प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व में हुआ था। हम सब ने उसमें शिरकत की थी। मेरी बहनों ने भी उसमें शिरकत की थी। हमारी महिला कांग्रेस की भी महिलाएं उसमें शामिल हुई थी। हमारी महिला विधायक भी उसमें शामिल हुए थे। पूरे प्रदेश में जो आंकड़े सामने आते हैं, भारतीय जनता पार्टी सरकार के 18 साल में करीब 4,10,000 विक्टिम की संख्या सामने आई है। यानी करीब 22,777 प्रति वर्ष का ये आंकड़ा है। पिछले 3 साल में 28,857 महिलाओं के बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है। यानी कि वो लापता हैं, वो गुमशुदगी में शामिल हैं या उनके साथ में घटनाएं घटी हैं और उनके विषय में कोई जानकारी प्रदेश की सरकार दे नहीं पाई है। ये बहुत गंभीर बात है। 7 माह में 2,319 बलात्कार के 150 से अधिक सामूहिक बलात्कार की घटनाएं सामने आई हैं। ये अपने आप में बहुत दुखद है। जबकि हम एक तरफ लाडली बहना की बात करते हैं और हम कहते हैं कि हम महिलाओं को आने वाले समय में सशक्तिकरण के लिए तैयार करेंगे। मुझे ये भी याद आता है कि यहाँ इन्होंने घोषणा पत्र में ये भी कहा था कि बहनों को जो हर महीने लाडली बहना योजना है उसके तहत 3,000 रुपये दिए जाएंगे। वो भी आज तक क्वेश्चन मार्क है। अब तक उसका भी कोई क्रियान्वयन नहीं हुआ। मैं एक और 2 आंकड़े आपके सामने और रखना चाहूँगी और फिर उसके बाद आपके सवालों को आमंत्रित करूँगी और यथासंभव उनके जवाब देने का प्रयास करूँगी। अगर हम प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति के साथ हुए घटनाओं को ध्यान में दें, पूरे प्रदेश में अलग अलग जगह आदिवासी उत्पीड़न के मामले सामने आए हैं। बहुत ही शर्मनाक घटनाएं जिसमें आप सबको जैसे जानकारी है
कि आदिवासियों के साथ जो हुआ वो जिस तरह से उनके मानवाधिकार हनन की घटनाएं सामने आई, उनके ऊपर पेशाब करने वाली घटनाएं सामने आई, ये बहुत शर्मसार हम सबको करती हैं। पिछले समय में देश में हम सब जानते हैं मध्य प्रदेश में करीब 21% आदिवासी आबादी है, लेकिन देश में जो टोटल आदिवासी आबादी है करीब करीब 8 से 10%, उसका 5% कुछ मध्य प्रदेश में है। लेकिन सबसे ज़्यादा आदिवासी उत्पीड़न की घटनाएं यानी कि करीब करीब 30%, 29.8% घटनाएं अकेले मध्य प्रदेश की हैं। और ये सब राष्ट्रीय स्तर के नेशनल ब्यूरो ऑफ क्राइम रिकॉर्ड्स के आंकड़े हैं। विधानसभा में और देश की संसद में जो जवाब के तौर पर आए आंकड़े हैं वही मैं आपके सामने रख रही हूँ। सारी एजेंसीज क्रॉस चेक की जा सकती हैं। दूसरा जो घटनाओं की बात आती है वो दलित उत्पीड़न की घटना है। 2021 में पूरे देश में ही करीब 50,000 घटनाएं हुई, लेकिन उसमें से अकेले मध्य प्रदेश में 14.17% घटनाएं सामने आई। अगर हम देखें कि आय में जो विषमता है, जो गरीबी का सूचकांक है, जो भूख का सूचकांक है, उन सब में आज मध्य प्रदेश बहुत पीछे है। और मध्य प्रदेश ने एक तरह से देखें तो जैसे मैंने पहले भी आपको कहा, जो मानव विकास सूचकांक है, जो कि इन सारी जो सोशल इंडिकेटर्स हैं उनको मद्देनज़र रख के बनाया जाता है, उसमें हम 30 राज्यों में 27वें स्थान पर हैं। मैं अपनी बात का समापन करते हुए इतना और जोड़ना चाहती हूँ कि पिछले समय में मध्य प्रदेश में हर नागरिक को केवल लाभार्थी के तौर पर देखने की कोशिश की गई है। या तो उनको हम लाभार्थी के तौर पर देखती है सरकार, या फिर उनको प्रजा के तौर पर, सब्जेक्ट के तौर पर देखती है। जबकि हमारी ये सोच है कि हरेक यहाँ पर रहने वाले भाई बहन जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं वो इस देश के नवनिर्माण में शामिल नागरिक हैं, और नागरिकता की सशक्तिकरण और नागरिकता की मजबूती के लिए उनके आर्थिक, सामाजिक, हम अपने जो पार्टी के बाकी सीनियर लीडर्स हैं उनसे चर्चा करके इस पर फैसला करें। BJP has been doing this for a while now. You know that all those who were tainted earlier in the party, the moment they joined the Bharatiya Janata Party, they were proclaimed clean. And we all know that all these instruments which were supposed to protect and preserve the sanctity of constitution and constitutionalism in this country has been seriously denigrated, and all these institutions have been misused and construed to for their own political means and ends, and every institution has been now used to stifle people and their citizenship rights, and they have been continuously used for stifling all the opponents. मेरे सामने हमारे सामने जब ये घटना आई है, ये जैसा आपने कहा बहुत चौंकाने वाली घटना है, और जिस तरह से एक राजनीतिक पार्टी के एक लीडर के प्रति एक प्रेम, एक विश्वास की वजह से जिस तरह से टॉर्चर किया गया है, मेरे ख्याल से भारत के राजनीतिक इतिहास की अपने आप में पहली घटना होगी। और उनके सुइसाइड नोट्स में जो बात का जिक्र है, मैं केवल इतना कह सकती हूँ कि हम सब राहुल जी को बेहतर रूप में जानते हैं। भारतीय राजनीति में कंपैशन, करुणा और संवेदनशीलता को पुनर्स्थापित करने वाले नेता के तौर पर हम उन्हें जानते हैं, और मुझे विश्वास है कि जो व्यक्ति हाथरस की भयावह घटना को 3 साल तक याद रखकर दोबारा पीड़ित परिवार में जाते हैं, उनकी सुध लेते हैं, जो व्यक्ति निर्भया की घटना के बाद जिन लोगों ने उसका राजनीतिक जो उसको बनाने की कोशिश की वो अलग, लेकिन उस फैमिली के साथ आज तक जिन्होंने अपना हाथ उस परिवार से खींचा नहीं, वो व्यक्ति निश्चित तौर पर बच्चों को भी ज़रूर
अपनी संवेदना भी देंगे और अपना संभल देंगे, इसका पूरा विश्वास है। और आई थिंक इस पर जल्द ही, आज क्योंकि पार्लियामेंट चल रहा है और आज मैंने जैसे आपसे कहा कि पूरे दिन का सेशन है, मेरे ख्याल में आज शाम तक हमारे पास उसकी पुख्ता खबर होगी कि उन्होंने इस पर किस तरह से संज्ञान लेना तय किया। जबलपुर अंतर्गत संचालित रैन बसेरा में अवैध रूप से पैसे के लेन देन की शिकायत पर जांच में पाया गया कि सेफ अप्रोच संस्था के सुपरवाइजर जितेंद्र विश्वकर्मा द्वारा आश्रय स्थल में आने वाले लोगों से पैसे लिए जाने के निर्देश दिए गए थे, जिसके पालन में केयर टेकर द्वारा आश्रय स्थल में रुके हुए कुछ लोगों से नगद ऑनलाइन पैसे प्राप्त किए जाना स्वीकार किया गया। रैन बसेरा से जब्त किए गए रजिस्ट्रार में उक्त अवधि में दर्ज लोगों को रैंडम कॉलिंग कराई जाने पर 9 लोगों द्वारा रुकने के एवज में पैसे लिए जाने की पुष्टि की गई। प्राप्त फोन पे ऐप से स्टेटमेंट एवं जांच दौरान प्राप्त विभिन्न वीडियो में भी रैन बसेरा में रुकने हेतु 50 रुपए की मांग किए जाना पाया गया है। जांच में सेफ अप्रोच संस्था के तत्कालीन सुपरवाइजर जितेंद्र विश्वकर्मा एवं केयरटेकर राम बहादुर पटेल की विभिन्न ऑडियो रिकॉर्डिंग के सुनने के उपरांत स्पष्ट है कि सुपरवाइजर जितेंद्र विश्वकर्मा द्वारा केयरटेकर से नियमित रूप से रैन बसेरा में रुके हुए लोगों से प्राप्त राशि का हिसाब लिया जाता था एवं प्राप्त राशि केयरटेकर से नगद ऑनलाइन ली जाती थी। केयरटेकर द्वारा सुपरवाइजर को ऑनलाइन राशि प्रेषित किए जाने के संबंध में फोन पे ऐप पर किए गए पेमेंट के स्क्रीनशॉट भी जांच के दौरान उपलब्ध कराए गए, जिससे केयरटेकर द्वारा लोगों से राशि ली जाकर जितेंद्र विश्वकर्मा को नियमित रूप से राशि दिए जाने की पुष्टि होती है। उपरोक्त जांच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि नगरपालिका निगम जबलपुर अंतर्गत आश्रय स्थलों का संचालन एवं साधारण करने वाली तत्कालीन संस्था सेफ अप्रोच के सुपरवाइजर जितेंद्र विश्वकर्मा के निर्देश पर इंदिरा मार्केट स्थित गोकुलदास धर्मशाला रैन बसेरा में रुकने वाले लोगों से अवैध रूप से राशि ली जाती थी। प्राप्त प्रतिवेदन पर आरोपी सुपरवाइजर जितेंद्र विश्वकर्मा के विरुद्ध अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया एवं धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया गया। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। सर, रैन बसेरा में कुछ एक पुल नंबर 1 के पास एक रैन बसेरा है, जहां आने जाने वाले मुफ्त में ठहरने की सुविधा है नगर निगम की तरफ से। वहाँ पे एक सुपरवाइज़र है जितेंद्र विश्वकर्मा, ये तहसीलदार साहब के तरफ से एक FIR दर्ज की गई है। ये 50-50 रुपये लेके ठहराया जाता था। उसी आधार पे मुकदमा कायम किया गया, जिसकी विवेचना चल रही है। कितने लोग इस पे शिकायत? अभी तो जितेंद्र विश्वकर्मा के खिलाफ पंजीबद्ध किया गया है। अभी इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ें आएंगी वो बताया जाएगा बाद में। तो पूर्व में भी इस प्रकार की वहाँ से शिकायतें मिली हैं क्या? अभी तो ऐसा कोई शिकायत नहीं थी। जो प्रतिवेदन आया था कलेक्टर साहब की तरफ से, तहसीलदार साहब मिश्रा जी की तरफ से FIR हुई है और उसी आधार पे हम लोग उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं मुकदमा कायम करने के बाद। जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने आज धान उपार्जन को लेकर संबंधित अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। साथ ही कहा कि उपार्जन केंद्रों पर सभी सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने कहा कि वेयर हाउस का किसानों से उपार्जन करने की प्रक्रिया से कोई सीधा संबंध नहीं है। किसान भ्रमित न हो। किसान स्लॉट बुकिंग कर उपार्जन केंद्र पर जाकर बिना किसी बाधा के FAQ धान विक्रय कर सकते हैं। यदि किसी उपार्जन केंद्र पर किसानों को धान विक्रय करने में परेशानी हो रही हो तो वे सीधे जिला कलेक्टर को मोबाइल नंबर 9407083130 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि उपार्जन केंद्र पर किसानों से धान क्रय करने के में यदि किसी व्यक्ति अथवा एजेंसी द्वारा अवरोध उत्पन्न कर शासकीय कार्य में बाधा पैदा की जाएगी तो उनके विरुद्ध कठोर दंडित कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर सक्सेना ने कहा कि उपार्जित फसल की सुरक्षा के समुचित प्रबंध करें। अधिकारी फील्ड विजिट करें और जहां ज्यादा खरीदी हो रही है वहां जाकर देखें। उपार्जन में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, अतः सभी अधिकारी उपार्जन नियम के अनुसार तत्परता से कार्य करें। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। धान खरीदी में भी सरकार की वही प्राथमिकता है जो पहले थी। मैं लगातार कई बार इसको क्लियर कर चुका हूँ कि सरकार जो है किसानों को ये सर्वोच्च प्राथमिकता है हमारी, और हम धान खरीदी के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। हमारे यहाँ धान खरीदी की व्यवस्थाएं उसी तरह की है जैसे कि पिछले साल थी। पिछले 2-3 दिनों से मैं लगातार इस बात के आंकड़े भी आपको दे रहा हूँ कि पिछले साल की तुलना में इस साल कितनी धान खरीदी हुई है। लगभग सामान्य, कहीं कोई खास अंतर उसमें नहीं है। इस बार केवल ये हुआ है कि जो वेयर हाउस एसोसिएशन है उसने कुछ भ्रम फैलाने की कोशिश की है कि उनकी तकलीफ की वजह से धान खरीदी में दिक्कत जाएगी। मैं आपके माध्यम से सभी किसानों को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि वेयर हाउस का रोल धान खरीदी में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। धान की जो खरीदी होती है वो नागरिक आपूर्ति निगम के द्वारा की जाती है, सोसाइटी के माध्यम से की जाती है। केवल हम सुविधा के लिए कि जो खरीदी हुई धान है उसका हम भंडारण करते हैं वेयर हाउस में, तो हम एक सुविधा की दृष्टि से ये करते हैं कि वेयर हाउस के परिसर में ही खरीदना चालू कर देते हैं ताकि हमको भंडारण करने में परिवहन का खर्चा नहीं करना पड़े। केवल इतना भर रोल है उनका।
तो धान तो खरीदी जा रही है, धान को खरीदने में, धान के आधार पर, खरीदी के आधार पर किसानों को भुगतान होने में वेयर हाउस का कोई रोल नहीं। वेयर हाउस का रोल तब चालू होता है जबकि हम किसान से धान खरीदी कर लेते हैं और खरीदी करने के बाद उसका भंडारण करते हैं, तब वेयर हाउस का रोल चालू होता है। तब तक वेयर हाउस का कोई रोल नहीं है। इसीलिए मैं लगातार इस बात को कह रहा हूँ कि वेयर हाउस एसोसिएशन की जो मांगे हैं, वो जो भी प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस भी तरह की अपनी बातें रख रहे हैं, उससे किसानों को भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं। किसान यदि बेचना चाहते हैं, स्लॉट बुकिंग करें, उपार्जन केंद्र पर पहुंचे, वहां पर उनकी खरीदी जो है सोसाइटी करेगी, नागरिक आपूर्ति निगम उसके आधार पर उनको पेमेंट करेगा। भंडारण का काम बाद में होगा, उससे किसानों का कोई सरोकार नहीं, वो हमारा सिर दर्द है कि हमको कैसे भंडारण करना। कितने केंद्र बनाए? अभी हमने 86 केंद्र बनाए हैं। लास्ट ईयर हमारे 121 केंद्र थे। लास्ट ईयर हमारी करीब 5.5 लाख मीट्रिक टन की खरीदी हुई थी। इस साल जो रकबा है, जो रजिस्टर्ड हुआ है, उसके आधार पर लगभग 3.5 लाख मीट्रिक टन की खरीदी का अनुमान है। उसके हिसाब से हमारे 86 केंद्र पर्याप्त है। लेकिन इसके बावजूद पाटन में और मझौली में कुछ ऐसा एरिया है जहाँ पर कि हमको वेयर हाउस नहीं मिल पाए हैं और कुछ सोसाइटी हमको पाटन नहीं मिल पाए हैं। तो करीब 10-12 केंद्र हम और वहाँ खोलने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए हमने CLF के प्रस्ताव राज्य शासन को भेजे और सोसाइटी को तीसरा केंद्र खोलने की जो अनुमति है उसके प्रस्ताव भी भेजे। वो विद इन ए वीक कुछ 5-10 केंद्र जो मझौली क्षेत्र में और पाटन क्षेत्र में बच गए हैं वो भी चालू हो जाएंगे। किसानों को सर दूरी का भी सुविधा हो रही है। यही बात मैं आपको कह रहा हूँ। पाटन में और मझौली में कुछ केंद्र ऐसे हैं जहाँ पर कि 12, 15, 20 किलोमीटर तक किसानों को चलना पड़ रहा है। उसको हम उस दूरी को कम करने का कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव के 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद उनके कैबिनेट मंत्री अब बीते 1 वर्ष की उपलब्धियां गिना रहे हैं। इसी के चलते मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना ने बताया कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार के 1 साल के कार्यकाल में हर वर्ग के विकास पर पूरा ध्यान दिया गया है। चाहे वे जन कल्याण की योजना हो, किसान कल्याण की योजना हो, महिला सशक्तिकरण हो, गैस संवर्धन हो या फिर रोजगार और उद्योगों को स्थापित करने की रणनीति, मोहन सरकार ने सभी क्षेत्रों पर लगातार काम किया है और मध्य प्रदेश के विकास को एक नई गति देने का काम उनके नेतृत्व में जारी है। आज हमारे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 1 वर्ष पूर्व होने पर हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो 1 वर्ष पूरा किया है, उसमें सरकार की जनकल्याणकारी योजनाएं देश और प्रदेश की, उनका उल्लेख करने के लिए मैं आपके बीच में हमारे मंत्री जी के साथ, विधायक जी के, अध्यक्ष महोदय के, सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जनों के बीच मैं उल्लेख करने के लिए आया हूं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व वाली सरकार का 1 साल पूर्व होने पर आयोजित पत्रकार वार्ता में सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं। दिनांक 14 दिसंबर 2024 भोपाल पत्रकार वार्ता के मुख्य बिंदु: मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान योजना, किसान कल्याण के लिए, युवाओं के लिए स्वरोजगार ऋण योजना एवं रोजगार के अवसर, महिला सशक्तिकरण के लिए योजनाएं, उद्योग एवं रोजगार के समरेगा मध्य प्रदेश का भविष्य, सुशासन के लिए प्रतिबंध, सबके लिए सुलभ आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं, गौ संरक्षण एवं संदर्भ, टाइगर रिजर्व की संख्या में बढ़ोतरी, कानून व्यवस्था, सिंचाई का बढ़ता रकबा, आध्यात्मिक नगरी अवंतिका सिंहस्थ मेला के नगर विकास योजना, पर्यटन को नए आयाम, संरचना विकास, केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में लगातार अग्रणी मध्य प्रदेश। पन्ना जिले के अमानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले जेके प्लांट गेट के पास शुक्रवार को दिन भर हंगामा वर्षा और पुलिस छावनी में पुरेना ग्राम और पगड़ा ग्राम तब्दील हो गया। शुक्रवार पूरे दिन भर जहां ग्रामीणों ने जेके सीमेंट प्लांट गेट के बाहर जमकर प्रदर्शन किया, तो गुनौर विधानसभा के विधायक डॉक्टर राजेश वर्मा भी ग्रामीणों के साथ दिखे। वहीं पुलिस ने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज किया। इस दौरान विधायक का गनर भी घायल हो गए, जिसके बाद गुस्सा भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया। दरअसल पूरा मामला गुरुवार की रात 8:30 बजे से जुड़ा है, जहां गुरुवार की रात 8:30 बजे पगड़ा पेट्रोल पंप के पास एक जेके कंपनी के बड़े वाहन की टक्कर से मोटर बाइक चालक को टक्कर लगी। इसके बाद ग्रामीण परिजनों के साथ घायल व्यक्ति को कटनी ले गए, जहां घायल व्यक्ति शैलेंद्र कुमार सेन पिता अशोक सेन निवासी पगड़ा उम्र 23 वर्ष की मौत हो गई। उसके बाद शुक्रवार को परिजन दोपहर लगभग 1 से 2 बजे के बीच ग्राम पगड़ा पहुंचे, जहां पगड़ा ग्राम में ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन द्वारा ग्रामीणों को समझाई दी गई, मगर ग्रामीणों की मांग
रही कि मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा मिले, साथ ही जेके सीमेंट प्लांट के वाहनों को निकालने के लिए अलग से मार्ग निर्माण कराया जाए, तब तक के लिए वाहन बंद रहे। वहीं दरअसल रोजाना जेके प्लांट के वाहनों से सड़क दुर्घटनाएं घटित होती हैं। डंपर से 25वीं मौत हुई है इस क्षेत्र में। डंपरों से अभी तक 25 लोग खत्म हुए। विषय कोई नहीं था, विषय सिर्फ इतना था, ये मांग कर रहे थे क्षेत्र के लोग कि रात में डंपर निकले, दिन में नहीं होना चाहिए डंपर निकलना, नहीं तो यहाँ घटनाएं हो रही हैं। 25वीं मौत हुई है। पब्लिक को पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पब्लिक के ऊपर जब लाठीचार्ज, विधायक की मौजूदगी में आप लाठीचार्ज कर रहे हो, तो हमें तो ये पूछना है कि लाठीचार्ज किसके आदेश पे हुआ। आज 2 घंटे 3 घंटे से डेड बॉडी लोग रखे बैठे थे, हम उसको निपटाने आए थे कि आपस में बातचीत करके अपन सुलह करा दें, लेकिन ये तरीका गलत है ना कि आप पब्लिक के ऊपर सीधा लाठीचार्ज करोगे। कितने टाइम तक, जब तक मांग क्या है आप लोगों की, मतलब जो नहीं, हम तो सिर्फ इसके लिए बैठे हैं, पब्लिक का विषय अलग है, अब तो हमारा विषय है। जी जी, हमारी मौजूदगी में आप हमें ये बता दो कि लाठीचार्ज किसके आदेश पे कर रहे हो, कौन अधिकारी है यहाँ के, बताए कि उसके आदेश पे लाठीचार्ज हुआ। कल सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी जी। उसके कारण से ग्रामवासी और माननीय विधायक जी यहाँ स्थल पर जेके सीमेंट फैक्ट्री के सामने आज शाम से थे। जी सर। तो उनके उससे मैसेज मिला था कि कुछ यहाँ के ग्रामवासियों की मांगे हैं। जी। उसी के सिलसिले में मैं और एसपी साहब यहाँ मौके पे आए थे। जी। तो कुछ मांगे सड़क सुरक्षा को लेकर विशेषकर ग्रामवासियों ने दी हैं, विधायक जी ने दी है। जी। तो वो सब में सड़क सुरक्षा बेहतर हो, कम से कम दुर्घटनाएं हो, इस दिशा में सारे प्रयास गंभीर रूप से हम लोग मिलकर करें। जी। अच्छा सर, ये कंपनी जो विभिन्न योजनाएं हैं शासन की मदद के लिए, मैंने बताया है तो पात्रता जिस भी योजना में बनेगी, जिस भी योजना में पात्रता बनेगी उसमें हम मदद करें। तो ये सर शांतिपूर्ण तरीके से निपटारा हो गया सर इसका? हाँ सब। अब अगला कदम क्या है सर प्रशासन का? जो सड़क सुरक्षा को लेके बातें बताई गई हैं, उठाई गई हैं, उन पे हम सिलसिलेवार कार्रवाई करेंगे। जी। आपके संज्ञान में है, अमानगंज पास में शहर है, बड़ा कंजेस्टेड है। जी जी। तो बड़े वाहन वहाँ से निकलते हैं। जी सर। उसके बाईपास निर्माण का कार्य भी पिछले समय अवरुद्ध था। जी। तो वो विगत 6 महीने में तेजी से काम करते हुए उसमें जल्द ही वो पूरा होने वाला है, तो ये शहर की समस्या भी हल हो जाएगी। जी जी। और सर ये के रेलवे ट्रैक के बारे में एक सर्वेक्षण की बात शुरू हुई है। जी। तो समय लगेगा, लेकिन अच्छा। तो अब क्या को भी ध्यान देना चाहिए, हेलमेट का इस्तेमाल करना चाहिए। जी जी। क्योंकि ये मैंने पाया इस रोड पे अधिकांश दुर्घटनाएं दोपहिया वाहन मोटरसाइकिल चालकों की हुई है। जी। रोड की निश्चित चौड़ाई है, उससे अधिक क्योंकि फॉरेस्ट एरिया भी है। जी। तुरंत चौड़ा रोड होना सर यहाँ आने के बाद बताया है कि लाठीचार्ज और आंसू गैस भी छोड़ी गई है। जी जी। जैसा बताया उसके बारे में एसपी साहब से भी बात हुई और हम लोग जांच करेंगे उसकी, यदि ऐसा है तो उसमें समुचित कार्रवाई। ओके सर। शिवपुरी जिले के पिछोर विधानसभा से है, जहां पर पिछोर नगर के रेस्ट हाउस पर जन सेवा कार्यालय पर क्षेत्रीय विधायक प्रीतम सिंह लोधी प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बताया है कि क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हर वर्ष कराते आए हैं, लेकिन इस वर्ष भी बड़े राज्य स्तर से टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। पिछोर नगर छत्रसाल स्टेडियम में श्रीमंत महाराज कैलाश वासी राजमाता माधवी राजे सिंधिया की पुण्य स्मृति में राज्य स्तरीय लेदर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन 15 दिसंबर से प्रारंभ होने जा रहा है, जिसमें राज्य स्तर की टीमें भाग ले रही हैं। बताया है कि 10 टीमें राज्य स्तर की और 2 टीमें स्थानीय पिछोर की होंगी, जो राज्य स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट में शामिल होंगी। देखिए आप प्रेस वार्ता के दौरान क्षेत्रीय विधायक प्रीतम सिंह लोधी ने क्या कुछ कहा। पिछोर से पत्रकार अनिल भदौरिया की रिपोर्ट। आज पिछोर विधानसभा में सब पत्रकारों को आमंत्रित किया है, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रेस वार्ता इसलिए रखी है कि पिछोर में श्रीमंत महाराज कैलाशवासी राजमाता माधवी राजे सिंधिया जी की पुण्य स्मृति में ये टूर्नामेंट रखा गया है। सारी राज्य स्तरीय प्रदेश लेवल की टीमें आएंगी इसमें। पहले भी हम कराते रहे, लेकिन अब की बार हम विधायक कप के रूप में कराएंगे और पिछोर विधानसभा में इसका शुभारंभ करेंगे। कितनी टीमें आ रही हैं, कहाँ से? टीमें कम से कम नहीं तो मेरे ख्याल 20 तो हो जाएंगी। 10 टीमें? हाँ, 10 बाहर की और 2 अपन ने पिछोर की। 2 पिछोर की हैं।
अच्छा, बाहर की जो प्रदेश लेवल की आई हैं 10 जैसे, 2 हमने पिछोर की इसलिए रखी हैं क्योंकि पिछोर के युवाओं में उत्साह बढ़े कि हम भी प्रदेश लेवल पर खेल रहे हैं, प्रदेश टूर्नामेंट में हम भी भाग ले रहे हैं। इसलिए हमने पिछोर को हमने मेन रखकर टीमों को हमने न्योता दिया है और टीमें शिरकत करेंगी। और पिछोर के नौजवानों से मेरा कहना है कि बढ़िया नहा धो के तेल लगा के टंडवंट पेल के नहीं, बल्ला पकड़ के नहीं, मैदान में उतरे और पिछोर का नाम रोशन करें, क्योंकि हमें पिछोर के लिए ही उत्साह जो प्रतिभा छिपी है ग्रामीण में, उनको प्रतिभाओं को बाहर निकालने के लिए, उनको उभारने के लिए ये क्रिकेट टूर्नामेंट रखा है।